जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट को पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो शेयर को लाती हैं। कंपनियां जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। पहला होता है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कंपनी का जो मालिक होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, मतलब वह कंपनी एक ही व्यक्ति का होता है। दूसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सा होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें जो कम से कम मालिक की संख्या होती है वो 2 होता है और ज्यादा से ज्यादा जो मालिकों की संख्या होता है वो 200 होता है। मतलब मालिक जो होते हैं या तो 2 आदमी रहेंगे या फिर 200 आदमी रहेंगे। उसके बाद आता है एक लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी को हम पब्लिक लिमिटेड भी कहते हैं। इसमें जो मालिकों की संख्या होती है वो 200 से ज्यादा होता है, यानी कि 2 और 200 के बीच में मालिक रहेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक ही व्यक्ति मालिक रहा तो प्रोपराइटर, और 200 से ज्यादा अगर मालिक रहे तो वो हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड। अब ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं यही शेयर को लाती हैं, देखो ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं इनकी जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू जो होता है वो $100 मिलियन होता है, यानी कि $1 बिलियन, ये लगभग 750 करोड़ रुपए के आसपास में आता है। तो यानी कि 750 करोड़ से ऊपर ही इनकी वैल्यू रहता है। ये जो 100 मिलियन यानी कि $1 बिलियन की कंपनी होती है उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कंपनी। अब देखो यही जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं वही आईपीओ ला सकती हैं, यानी कि शेयर को ही क्या कहा जाता है? आईपीओ, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ यही कंपनियां लाती हैं। इसी कंपनी में अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो 1-2 शेयर ले लिया है या फिर 10 शेयर ले लिए है उसे हम नॉर्मली शेयर कहते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति 2% या 10% के बीच में, देखो यहाँ परसेंट की बात हो रहा है, तो 2% या 10% के बीच में अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है तो उसे हम इक्विटी कहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस कंपनी की इक्विटी खरीद लिया है इतना परसेंट का। अगर कोई व्यक्ति आए और 100% मतलब शेयर को खरीद ले, पूरा का पूरा शेयर ही वही खरीद ले, तो उसे हम इक्वाजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वाजिशन कहते हैं। अब देखो एक प्राइमरी शेयर होता है। प्राइमरी शेयर किसे कहते हैं? जब कंपनी खुद शेयर को लाती है, मान लो कंपनी है, कंपनी शेयर लाई तो उसे हम प्राइमरी शेयर कहते हैं। और एक होता है सेकेंडरी शेयर। तो सेकेंडरी शेयर कौन समझते हैं? सेकेंडरी शेयर में क्या होता है कि जब कंपनियां शेयर लाती हैं तो उस शेयर को कोई व्यक्ति खरीद लेता है और जब उस व्यक्ति द्वारा शेयर को बेचा जाता है तो उसे हम सेकेंडरी शेयर कहते हैं। अब हम आते हैं कंपनियों को। अब देखते हैं कि ये कंपनी शेयर को कैसे लाती हैं। मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी का टोटल वैल्यू जो है वो 100 करोड़ रुपए लागत है। मान लो कोई कंपनी खुलने वाली है, उसका 100 करोड़ रुपए लगेगा, तो उस कंपनी का जो मालिक है वो खुद से यानी खुद से वो 20 करोड़ रुपए लगा सकता है। तो 20 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन उसे अभी 80 करोड़ की और जरूरत है। तो उस 80 करोड़ के लिए वह कंपनी लाएगी आईपीओ, यानी कि शेयर लाएगी। अब मान लो वो जो व्यक्ति है, जो मालिक है इस कंपनी का, वो एक शेयर का जो वैल्यू रखा है वो 8,000 रुपए रखा है। मतलब एक शेयर आप लेंगे तो वो 8,000 रुपए का रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ शेयर 1 लाख हो जाएगा। मतलब 1 लाख शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 8,000 रुपए रखा गया है। तो 1 लाख गुणे में 8,000 कर देंगे तो 80 करोड़ आ जाएगा। अब देखो एक शेयर, ये सब तो हो गया। मान लो एक श्याम नाम का व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने 10% शेयर इस कंपनी का खरीद लिया है। तो इसका मतलब क्या खरीद लिया है? इक्विटी खरीद लिया है। उसे हम क्या कहेंगे? इक्विटी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का 10% शेयर खरीद लिया है तो वो बन जाता है कंपनी का बोर्ड मेंबर। और जब कंपनी का कोई व्यक्ति बोर्ड मेंबर बन जाता है तो कंपनी के डिसीजन में भाग लेता है। तो डिसीजन में जब वो व्यक्ति भाग लेगा तो कुछ न इधर उधर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और क्या होता है कि मीटिंग में जब वह आएगा तो उसके मीटिंग में आने जाने का खर्च, उसका खुद का खर्च, ये सब कंपनी को देखना पड़ता है। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं? लॉक सिस्टम का प्रयोग करती हैं और कहती हैं कि भैया हमारी कंपनी का शेयर आप या तो 5% होगा या फिर 9.99% होगा, इससे ज्यादा आप शेयर खरीद ही नहीं सकते। जब आप 10% खरीद ही नहीं पाओगे तो आप बोर्ड मेंबर नहीं बन पाओगे और कंपनी के डिसीजन में आप भाग नहीं ले सकते हैं।
अब मान लो ये कंपनी बन के तैयार हो गई है, अब ये कंपनी मार्केट में जाएगी और अपने सेल को बढ़ाएगी। तो मान लो कंपनी ने काम किया साल भर और उस कंपनी का जो कमाई है, टोटल कमाई वो 500 करोड़ रुपए बना है। तो 500 करोड़ में क्या होगा कि अब उस 500 करोड़ में से कंपनी के खुद के खर्चे हैं, कुछ सामान जो आया होगा उसके पैसे होंगे, और जो कर्मचारी हैं और जो सीईओ हैं, सीटीओ हैं, सीएफओ हैं और खुद एमडी भी सैलरी यहीं से लेगा। तो ये सारे चीजों का मान लो सब लोग सैलरी ले लिए हैं, और ये सब खर्च होने के बावजूद मान लो और भी चीजें आ जाता है कि किसी मान लो सीईओ ने एमडी से कहा कि हमें 100 करोड़ की जरूरत है फ्यूचर के लिए कि हम इस जगह फला जगह हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इन सब को काट पीट के मान लो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ 200 करोड़। कितने करोड़ का? 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब देखो कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर देखेंगे तो कोई मान लो राम नाम का व्यक्ति है, वो इस कंपनी के जब ये कंपनी चालू हुई थी तो उसका 200 शेयर खरीदा था। तो जब 200 शेयर खरीदा था तो 200 गुणा में एक शेयर की वैल्यू 8000 रुपए है। तो टोटल गुणा कर देंगे तो 16 लाख रुपए हो जाएगा, यानी कि टोटल कंपनी के जो शेयर वैल्यू का 0.16% यानी कि 16% इसका शेयर बनता है। तो ये तो किस में आ जाएगा? ये तो इक्विटी में भी नहीं आएगा, तो 2 से भी कम है। तो अब देखो, अब ये कंपनी ये जो राम नाम का व्यक्ति है वो इतना परसेंट का शेयर इस कंपनी का खरीदा है। तो 200 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ये 500 करोड़ में सब खर्च काटने के बाद। तो इस 200 करोड़ जो बचा है, इस 80 करोड़ यानी 1 लाख शेयर खरीदे होंगे लोग, कई सारे लोग होंगे, हजारों में लोग होंगे जो इस शेयर को खरीदे होंगे। तो ये जो 200 करोड़ प्रॉफिट का बचा है ना, ये सभी लोगों में बटेगा। तो जब बटेगा तो सेल्फ का जो कंपनी का ऑनर था वो खुद ही 20% पैसा लगाया था, तो कंपनी का ऑनर 20% लेकर चला जाएगा। उसके बाद जो राम है वो भी 0.16% ले जाएगा, जो लगभग 32 लाख रुपए बनता है। सोचो, 16 लाख रुपए लगाया था, 16 लाख रुपए लगाया था और 32 लाख रुपए लेकर चल गया। अब देखो, अब बाकी के जो 80% लगभग बच गए वो अन्य व्यक्ति जो और भी जो शेयर खरीदे होंगे उनमें बढ़ गया है। अब हम समझते हैं कि मान लो जो शेयर राम ने खरीदे थे उस कंपनी से, उस कंपनी ने ही कह दिए कि राम ने इतने शेयर खरीदा ही नहीं था। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में इन सब के ऊपर बैठता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी क्या करता है? सेबी उस शेयर मार्केट पर नजर रखता है कि कौन व्यक्ति उस कंपनी का शेयर खरीदा है। अब जब कंपनियां शेयर लाती हैं ना, तो आईपीओ लाती हैं, तो कंपनियां सेबी को अपना सारा डाटा देती हैं कि उस कंपनी के वो कंपनी शेयर कितना ला रही है, एक शेयर की वैल्यू कितना है, उस कंपनी में कर्मचारी कितने काम करते हैं, मतलब A to Z उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, ये सारा चीज जानकारी किसके पास रहता है? सेबी। मतलब एक एक पैसे पर नजर रहता है सेबी का, ठीक है। तो इसमें धांधली नहीं हो सकता है। अब जो सेबी है वो पूरे शेयर मार्केट के ऊपर बैठी है, पूरा नजर लगा के कि कहाँ क्या कैसा हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि शेयर बाजार में यानी कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां होती हैं और वो कहाँ जाती हैं। तो देखो, शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट में 2 चीजें होती हैं। एक होता है BSE जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और एक होता है NSE इसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब जो भी कंपनियां शेयर मार्केट में अपना शेयर लाना चाहती हैं यानी कि आईपीओ लाना चाहती हैं, वो या तो BSE में लाएंगी या फिर NSE में लाएंगी, इसके अलावा वो कहीं और शेयर नहीं ला सकती हैं। तो BSE में कंपनियों की जो संख्या है वो 5000 से ज्यादा है। कितना है? 5000 से ज्यादा है। और NSE में जो कंपनियों की संख्या होती है वो 1500 से ज्यादा होता है। अब देखो, जो BSE है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 5000 से ज्यादा जो कंपनियां हैं, इन 5000 कंपनियों में से 30 कंपनियां यानी कि जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं उसको अलग से निकाल लिया जाता है, जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर सेंसेक्स की हमने वैल्यू नहीं लिखा हुआ है क्योंकि प्रतिदिन जो जो सेबी होती है, सेबी द्वारा डेली क्या होता है, सेंसेक्स का वैल्यू बढ़ता घटता रहता है। तो यहाँ पर आप सेंसेक्स गूगल पर सर्च मार लेंगे तो वो बता देगा। तो BSE में से ही जो 5000 कंपनियां हैं, उसी में से ही जो सेंसेक्स यानी कि 30 कंपनियां टॉप
30 कंपनियां रहती हैं, उसी को सेंसेक्स में शामिल कर दिया जाता है। अब जो NSE है इसमें 1500 से ज्यादा कंपनियां होती हैं, इसमें से 50 कंपनियों को अलग से निकाल लिया जाता है जो टॉप होती हैं, टॉप रैंकिंग की होती हैं, उन्हें हम निफ्टी कहते हैं। तो निफ्टी में कितनी कंपनियां? 50 कंपनियां, सेंसेक्स में 30 कंपनियां, NSE में 1500 से ज्यादा कंपनियां रहती हैं और BSE में 5000 से ज्यादा कंपनियां रहती हैं। अब हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो वो कैसे लगाएगा। देखो, पहले उस व्यक्ति को एक सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। सेविंग अकाउंट जनरली सबका रहता है, तो सेविंग अकाउंट खुल जाता है। और बैंक में ही आप अगर बैंक वालों को ही कह दोगे कि हमारा डीमेट अकाउंट खुला दीजिए, तो सेविंग अकाउंट पहले आपको खोलना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना एक डीमेट अकाउंट बनाएंगे। डीमेट अकाउंट से पैसा लगाया जाता है ब्रोकरेज कंपनियों में। तो ये जो ब्रोकरेज कंपनियां होती हैं, ये मार्केट में बहुत सारी हैं, जिसमें से हमने 2-3 यहाँ पर लिखा हुआ है। एक है ग्रो, एंजल वन है, जीरोधा है। तो सेविंग अकाउंट से पैसा आपका जाएगा डीमेट अकाउंट में, डीमेट अकाउंट से आपका चला जाएगा पैसा ब्रोकरेज कंपनियों में। यानी कि ये ऐप है, ग्रो हो गया, एंजल वन है, इसको आप जब इंस्टॉल करेंगे तो जब खोलेंगे ना, तो ये बता देंगे कि आपका पैसा डीमेट अकाउंट से इसमें पैसा जाएगा। इसमें से जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर बता देगा कि आपको BSE में जाना है कि NSE में। अब BSE NSE में चले जाएंगे तो सेंसेक्स में आपको लेकर चले जाएगा, और यहीं पर शेयर लिखा रहेगा कि इसका इतना शेयर है, इतना शेयर है इस कंपनी का, तो वहां से आप शेयर खरीद लेते हैं। तो उसके बाद जब मान लो शेयर खरीदे और जब शेयर बेचेंगे तो फिर ये ब्रोकरेज कंपनी अपने पास लेगी और फिर डीमेट अकाउंट में, डीमेट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में चला। ये जो सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में गया पैसा, उसके बाद ये ब्रोकरेज कंपनियों में पैसा लगता है, उसके बाद BSE NSE में। ये जो पैसे लगाते हैं ये जानकार व्यक्ति होते हैं शेयर बाजार के। लेकिन बात आता है कि जो व्यक्ति जानकार नहीं है, उनको उतना नॉलेज नहीं है, वो क्या करें। तो वो क्या करते हैं, वो पहले देखो वो पैसा लगा देते हैं म्यूचुअल फंड में। पहले तो वो म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, जो व्यक्ति जानकार नहीं होते हैं, शेयर बाजार की जानकारी उनको अच्छे से नहीं होती है, तो वो जाते हैं फंड मैनेजर के पास। तो फंड मैनेजर क्या करता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कुछ पैसा ले लेता है। अब इसमें थोड़ा पैसा ज्यादा रहता है, लगभग 50-60 हजार के आसपास में रहता है, वो आप चाहे जितना लगा सकते हैं। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, लगभग 10-20 हजार लोगों से लेगा और डायरेक्ट पैसा कहाँ लगा देगा, यहाँ पर भी मतलब ब्रोकरेज कंपनियों के थ्रू, इसमें BSE यानी NSE में। अब म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा कर दीजिए, तो यहाँ तो ये म्यूचुअल फंड को जो डील करता है, यानी कि जो मैनेज करता है, मैनेजर होता है, वो होता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर ही म्यूचुअल फंड से पैसा लेके BSE और NSE कंपनियों में लगाता है। लेकिन अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो इतना भी नहीं कर सकते हैं, वो और ही कम कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि हम महीने का भैया इतना पैसा जमा करेंगे, तो उसके लिए आता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP होता है। इसमें मिनिमम आप क्या कर सकते हैं, महीने का 500 रुपए या फिर 2 महीने के 6000 रुपए, जितना भी आप चाहें, तो मिनिमम लेकिन 500 रुपए होता है। तो 500 रुपए आप हर महीने SIP में जमा करेंगे, तो SIP से पैसा चला जाएगा म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड जो है वो इसके थ्रू इसमें लगा देगा BSE और NSE कंपनियों में, वहां से आपका पैसा चला जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग 500 से भी कम पैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए आता है चीट फंड। चीट फंड में क्या होता है कि यहाँ कुछ मतलब एजेंट लोग होते हैं, जैसे LIC हो गया, सहारा हो गया, तो इसके एजेंट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, गांव-गांव में जाकर उनसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जो भी पैसा होता है वो ले लेते हैं। उन्हीं की तरह ही होता है। तो ले लेते हैं, लेने के बाद उनको एक प्रतिभूति यानी कि एक चीट थमा देते हैं, यानी कि एक पेपर दे देते हैं कि इतना पैसा हम आपसे लिए हैं, इसके बदले में कुछ ब्याज आपको दे देंगे। तो यहाँ से ये मतलब चीट फंड में वो पैसा लेकर आए, यानी पब्लिक से पैसा चीट फंड वाले ले गए, उनको चीट थमा के। उसके बाद SIP में चला जाएगा, SIP से म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, म्यूचुअल फंड से ब्रोकरेज कंपनियों के पास जाएगा। उसके बाद ये BSE यानी कि NSE कंपनियों में फंड आपका लग जाएगा। उसके बाद जब आपका वो आएगा
इनकम डिविडेंड जब बटेगा तो डिविडेंड आप इसमें आपके पास चला आ जाएगा। शेयर मार्केट जो होता है वो सैटरडे संडे को बंद रहता है और ये सुबह 9:30 से चालू होता है और 3:30 तक बंद हो जाता है। मतलब सुबह के 9:30 पे चालू होता है और 3:30 शाम को बंद हो जाता है। अगर मान लो किसी कंपनी का शेयर वैल्यू जो बढ़ रहा है तो उसे हम तेजड़िया या बुल या साढ़ कहते हैं। मतलब शेयर की वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उसे हम तेजड़िया बुल या साढ़ कहते हैं। अगर शेयर की वैल्यू घट रहा है तो उसे हम मंदड़िया बियर या फिर भालू कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो ठीक इसी के प्रकार का होता है, लेकिन इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर खरीदा जाता है और एक ही दिन में बेच दिया जाता है। मान लो आपने 10 बजे कोई शेयर खरीदा है और आप बेचना मतलब अभी बेच नहीं पाए हैं, तो ऑटोमेटिक जब आप 330 देखो 3:30 पे शेयर मार्केट बंद हो जाता है, तो 3:30 पे अगर आप शेयर नहीं बेचे रहेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ये ऑटोमेटिक आपका शेयर बेच दिया जाएगा, चाहे शेयर की वैल्यू घटी हो चाहे बड़ी हो। तो यही होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि एक ही दिन में शेयर खरीदो और एक ही दिन में बेच दो। अब एक होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि मान लो जो कंपनी शेयर को लाई है और उसी के सीईओ जो है वही अपने किसी रिश्तेदार से खरीदवा लिए हैं शेयर को, तो ये कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये मतलब गलत माना जाता है। अगर ऐसा इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उसके लिए जुर्माना सेबी लगाती है 500 करोड़ का। मतलब एक बार में लगा देगी, इसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।